हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि भाई अब कैब भी हो रही है महंगी। उबर ने 12% रेट बढ़ाए हैं और इसका रीज़न कहा जा रहा है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, उसके चक्कर में बढ़े हैं। पर ज़्यादातर दिल्ली के अंदर तो अगर मैं बात करूँ तो सीएनजी वाली गाड़ियाँ चल रही है। और क्या सीएनजी के भी इतने रेट बढ़े हैं जितने इसके बढ़े? क्योंकि मेरे को पता नहीं, क्योंकि सीएनजी वाला मैं रहा नहीं। किस जमाने में सीएनजी गाड़ी होती थी मेरे पास में, अब नहीं है। अगली खबर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि इंडिया ने पिछले एक महीने के अंदर जितना ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से, उससे ज़्यादा यूरोप एक आफ्टरनून में ले लेता है। और ये चीज़ क्यों निकल के आई? क्योंकि इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है हर जगह से कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। और मेरे को लगता है कि कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। भाई हमको सस्ता मिल रहा है, हम क्यों ना ले? हमारे देश का हाल बुरा है, हमारे लिए ज़रूरी है, सीधी सी बात है। अगली खबर इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की है, तो वो 6.95% पहुंच गया मार्च के महीने के अंदर। 17 महीने का सबसे हाई है। और इसका एक रीज़न हाई का नींबू का रेट भी हो सकता है। नींबू के रेट बहुत बढ़ गए थे भाई, अब थोड़ा नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उतने भी नहीं हुए पर नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यूएस की बात करके चलता हूं तो उनका रिटेल इन्फ्लेशन 1981 के लेवल पे पहुंच गया, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 8.5% से बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। अगर मैं रशिया की बात करके चलता हूं तो जो इससे पहले कार्यकाल वाले फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि 10% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा रशिया। और ये सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन है सिंस 1994, उस टाइम पे हुआ था। सारे अगर आप देख रहे हो ना, ये सारा जीडीपी घटना, ये सारे ऑयल के प्राइजेस, ये वो सब के सब बात कर रहे हैं आज से 30 साल 35 साल पहले की। तो मतलब इतना फर्क पड़ा है इस टाइम पे इकोनॉमी को। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको पता है मैं लाइक का बटन दबाने के लिए कहूंगा, प्लीज लाइक का बटन दबा दो। अगर कोई नया देख रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। और बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पिछली वीडियो के अंदर 5000 लाइक्स का टारगेट रखा था, पूरा नहीं कर पाए थे। इस बार ट्राई करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगली खबर आदर पूनावाला जी की है। तो उन्होंने बोला है गवर्नमेंट से अपील करी है भाई, जो बूस्टर शॉट है उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए। जो सेकेंड और थर्ड डोजेज है उसके बीच में 6 महीने का गैप कर दो। अभी 9 महीने का है, अब वो 6 महीने की बात चल रही है। अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, सीधी सी बात ये है। और वो डर भी है कि भाई नया वायरस आएगा तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछली जो वेव आई थी उससे तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, सही बताऊं तो। मैंने बहुत खतरनाक जज किया था पिछली वेव को। मैंने तो इनफैक्ट जो फॉलो करते पहले से, मैंने तो अपना घर ले लिया था, वहाँ पे एक ऑफिस अलग से डेडिकेटेडली बनाया था, ये सोच के बनाया था कि अब अगली वेव आएगी ऐसा हो। मैंने अपने स्टाफ को तक बोल दिया था कि अब अगर ये वेव खतरनाक हुई तो हम वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली करेंगे। फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं, एक महीना रहा। मैंने कहा नहीं यार, चलो ऑफिस आते हैं। अगली खबर मेटा की है। तो मेटा ने $26.8 मिलियन स्पेंड किए मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी के ऊपर 2021 के अंदर। अब इसकी क्लैरिफिकेशन भी आई है मेटा की तरफ से कि इतना पैसा क्यों खर्च किया गया, क्योंकि वो ही फेस है फेसबुक का और उनकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है फेसबुक के लिए। अगर देखा जाए सैलरी नहीं लेते, वो $1 की सैलरी लेते है ना। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को सुना भाई वो सैलरी नहीं लेते। अरे भाई, कंपनी ना अपना प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में बांटती है साल के बाद, तो उनको भी मिल जाएगा और शेयर ऑप्शंस वगैरह वगैरह भी मिलते हैं। पर इस बार मार्क ज़करबर्ग ने $1 के साथ में जो अपना शेयर इंसेंटिव था वो भी नहीं लिया, क्योंकि हमने देखा पिछला साल फेसबुक के लिए अच्छा नहीं रहा। अगली खबर, हीरो इलेक्ट्रिक के जो एमडी है उन्होंने बोला कि ये जो अभी फायर लगी है ईवी के अंदर, ये एक कंसर्न है पूरी इंडस्ट्री के लिए। आपको बस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लॉन्च नहीं करना है, आपको पहले टेस्ट करना है, सब कुछ करना है, तब जाके स्केल करना है। ये बेसिकली ओला को ताना दिया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि ओला ने बहुत तेज़ी से अपनी फैक्ट्री लगा के जल्दी से माल सप्लाई करना शुरू करने का प्लान किया है। और जो स्टैब्लिश प्लेयर थे होंडा शोंडा, वो अब आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो भी आ चुके हैं, पर स्टार्टअप्स ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। तो ये एक तरह से स्टार्टअप्स जितने भी ईवी के अंदर आ रहे हैं उनको एक तरह से इनडायरेक्ट ताना दिया गया है। और मैं रिपोर्ट्स की बात करके चलूँ, जो ओला के सीईओ है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, मतलब स्टेप डाउन अपनी पोजीशन से नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशंस वाले पार्ट से कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो शायद ऑपरेशंस वाले काम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो ध्यान देने वाले हैं इंजीनियरिंग वगैरह के ऊपर कि कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो ओला का गोल यही है भाई, ये जो आग वाग लगी ऐसी चीज़ें ना हो, कैसे टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जा सकता है। अगली खबर, ट्विटर की एक एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया ट्विटर ने एलॉन मस्क को ना ऑन बोर्ड लेके। तो खबरें ऐसी भी निकल के आई कि एलॉन मस्क को मना किया गया है। एलॉन मस्क ने खुद मना नहीं किया है, उनको इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया गया कि आप ना आओ ट्विटर के बोर्ड के अंदर। सुना है मैंने कहीं कहीं से।
पक्का नहीं कहता, ये कहीं कहीं से सुने हुए मार्केट के सूत्र कई बार सही नहीं होते, पर इस बात से भी मुझे, इस डायलॉग से भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी क्योंकि कंपनी एक्शंस लेती है, कंसर्न रहती है, और मुझे प्राउड फील होता है कंपनी ने एक्शन लिया बहुत जल्दी और ऐसा कुछ किया है। अब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि जो सबसे बड़ी प्रोफाइल्स है ट्विटर के ऊपर वो एक्टिव नहीं है, वो मंथ्स तक पोस्ट नहीं डालती है। क्या ट्विटर डेड हो रहा है? अब देखो यार, ये अगेन मुझे मैनिपुलेशन लग रहा है। अब मैं बोल नहीं सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर इस चीज़ को लॉजिकली समझने की कोशिश करना। मैंने कोई एलॉन मस्क के खिलाफ या उनके साथ का अभियान नहीं निकाल रखा। कई लोग कमेंट करते हैं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि आपको लॉजिकल लग रही है। एलॉन मस्क ने थोड़े टाइम पहले बोला था कि भाई मैं डायरेक्टर नहीं बन रहा। अब मेरा लॉजिक ये था कि वो डायरेक्टर शायद इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि उनके ऊपर कैप लग जाती ट्विटर के शेयर की। उनसे पूछा गया कि आपको ट्विटर के और शेयर खरीदने हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। उसके बाद में वो ऐसा ट्वीट करते हैं। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में जब खबर निकल के एलॉन मस्क बने हैं तो ट्विटर के शेयर प्राइस बढ़े, उसके बाद उनको खरीदने हैं, उन्होंने ये डाल देना है। अब लोग कहेंगे अरे भाई एलॉन मस्क ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ये तो खतरनाक सीन है, बेचो बेचो ट्विटर के प्राइस घटेंगे, वो वहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद फिर पता लगेगा नई फाइलिंग के अंदर कि भाई उन्होंने और ख़रीद लिए, फिर बढ़ जाएंगे। तो ये गलत चीज़ है यार। और जो एग्जीक्यूटिव थे ट्विटर के उन्होंने भी ऐसी ही बात करी थी कि मिस यूज़ ऑफ पावर है। अगली खबर हमारी मोदी जी की है। तो उन्होंने बोला है अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनको अलाउ करती है तो हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सकते हैं। अभी पूरी दुनिया के अंदर फूड सप्लाई की दिक्कत चल रही है वॉर के चक्कर में। पर यहाँ पे मेरे दिमाग में एक थॉट आता है, अगर हमारे पास इतना सारा फूड पड़ा है, मतलब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, सरप्लस है, तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है भाई, है ना? और अगर सरप्लस है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नेंस की दिक्कत है। लॉजिकली सोचो। अगली खबर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के हिसाब से अगर आने वाले कुछ टाइम तक ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहते हैं, $110 पर बैरल से ऊपर रहते हैं, तो जो कॉस्ट बढ़ रही है वो सबको पार्टीज़ को बियर करनी पड़ेगी। पार्टी इंक्लूड्स गवर्नमेंट, जो ऑयल कंपनी है, और हम लोग तो बियर कर ही रहे, अब सबको करना पड़ेगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो। अगली खबर पेप्सिको की जो फॉरवर्ड सीईओ इंदिरा नूई जी है, उन्होंने बताया कि उनको 6 महीने की पेड लीव दी गई थी। पेड लीव मतलब आपको पैसे पूरे मिलेंगे, आप घर पे रहो। बेसिकली उनके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियसली ख़राब थी, तो इसलिए उनको छुट्टी दी गई थी 6 महीने की। पर उनके फादर 3rd मंथ में ही एक्सपायर हो गए। 2 दिन वो घर पे रुके हैं, उसके बाद वो ऑफिस उन्होंने ज्वाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने पेड लीव का मिस यूज नहीं किया। अगली खबर, राकेश झुनझुनवाला जी ने एस्कॉर्ट के शेयर्स बेच दिए हैं। फाइलिंग्स में ऐसा देखने को लग रहा है और उसके बाद उनके शेयर्स घटे। बेसिकली राकेश झुनझुनवाला जी 75 लाख इक्विटी शेयर्स रखते थे कंपनी के, जिसको हम कह सकते हैं 5.68%। अगर हम 31 दिसंबर तक बात करके चलते हैं तो अभी करंटली उनकी जब लिस्ट निकल के आई उसमें जिनके 1% से ऊपर होते हैं वही दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर राकेश झुनझुनवाला जी का नाम नहीं था। अगली खबर नोकिया की है। तो नोकिया ने भी फाइनली डिसाइड कर दिया है कि वो भी भाई रशिया से बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं वहां से, क्योंकि वॉर चल रहा है, सबके सब बाहर निकले जा रहे हैं। अगली खबर, ईडी ने Xiaomi के एक्स एमडी मनु जी को बुलाया कि उन्होंने कुछ फॉरेन एक्सचेंज लॉज के खिलाफ कुछ किया है। Xiaomi की तरफ से आया है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सारे कंप्लाइंस पूरे हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर ने बोला कि आपको कोई भी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से अगर आप कोई भी फ्लैट खरीद या रेंट पे रहे हो। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। कॉइन स्विच कुबेर ने अपने सारे जितने भी पेमेंट डालने के ऑप्शन होते हैं वो डिसेबल कर दिए हैं। मतलब ना आप यूपीआई से डाल सकते हैं, ना बैंक ट्रांसफर से, ना किसी से डाल सकते हैं। किस किस के पैसे फंसे पड़े हैं, मतलब डाल नहीं सकते, निकाल तो शायद सकते हो। ऐसा हो रहा है क्या? बताओ मेरे को क्या सीन चल रहा है कॉइन स्विच वालों के साथ में। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं।